हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। खुश रहिए, हालांकि खुश रहने वाला मौसम नहीं है, लेकिन खुश रहने की कोशिश करिए, ठीक है। मजबूरी है भाई, इसी में पढ़ना है, पढ़ना तो है ही, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। आज हमारे पास एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तीन तरीके से। पहले तो प्रेजेंट में कैसी सिचुएशन है, पास्ट में क्या स्ट्रगल करके हम यहां पे बढ़े, और क्या क्या रिवोल्ट हमने फेस किए हैं, रिवोल्ट से क्या क्या सत्याग्रह कन्वर्ट हुए, और सत्याग्रह के बाद क्या क्या एक्ट बने। भाई देखो, एक तो होती है लड़ाई, जिसके लिए हम लड़ते हैं तो बहुत बड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे इतनी चीजें पॉसिबल नहीं थी। पहले के एक सत्याग्रह ही बहुत बड़ा विद्रोह बन जाता था। तो पहले तो उस चीजों को समझेंगे, और जो शासन या जो सरकार उस समय पे थी उन्हें रोकने के लिए क्या एक्ट बनाती थी उसे भी साथ ही समझेंगे। ऑलराइट, ये सारी चीजें वाइड तरीके से कम्स इन द नेशनलिज्म, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया, तो राष्ट्रवाद भारत में। पहले राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रवाद को देखेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं हम। एक बार देखते हैं कंटेंट हमारा क्या क्या है। इंट्रोडक्शन अभी मैंने आपको दिया, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन। मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने क्यों लिया। ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ देने का मतलब, व्हेन यू स्टडी फॉर द बोर्ड पर्पस ना, आपको चीजें बता दूं, जब ये तीनों टॉपिक आप पढ़ना शुरू करोगे ना, आपके छोटे छोटे एमसीक्यूज पहले तो कवर हो जाएंगे। सेकंड, आपके जो अनसीन और पैराग्राफ बेसिस के जो क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज द केस स्टडी, वो आप कवर कर लोगे। थर्ड, ये तीनों टॉपिक्स में ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन इंटरलिंक्ड है। मैं आपको बहुत डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं, इन तीनों टॉपिक में ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल लिंक्ड है, ठीक है। मूवमेंट कब और कैसे और किस एक्शन के थ्रू रोका गया, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स आधे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसे चले गए और कुछ यहां कैसे रह गए, देन यू गेट द आइडिया ऑफ दिस। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, फिर कवर करेंगे द आइडियाज ऑफ सत्याग्रह, द राउलेट एक्ट, व्हाई नॉन कॉपरेशन एंड डिफरिंग स्ट्रेंथ्स विद द मूवमेंट। चलो शुरू करते हैं सबसे पहले। ऑलराइट, ये है आपका द मूवमेंट इन टाउन्स। आगे बढ़ते हैं हम। ऑलराइट, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने आपको बताया था, बट थोड़ा सा हम कवर करते हैं फिर भी। द चैप्टर प्रोवाइड्स द ओवरव्यू ऑफ द सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी चीज के हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं ना, यू हैव टू कवर थ्री थिंग्स। व्हाई थ्री थिंग्स? द रीजन ऑफ डाइवर्स सोशल स्टडी। जितना भी सामाजिक विज्ञान है ना भैया, वो आपको तीनों चीजों पे देखना पड़ता है। कैसे? सोशल स्टडीज से आपको पहले सोशल मिल गया, इकोनॉमिकल से आपको पहले इकोनॉमिक मिल गया, पॉलिटिकल से आपको पॉलिटिकल कंडीशन से आपको पॉलिटिकल लाइफ मिल गई, और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट से आपको इवेंट्स मिल गए। इवेंट्स जो तीनों सिचुएशन में रहे होंगे, इवेंट्स जो तीनों सिचुएशन में रहे होंगे, एंड चेंजेस, ये सारे टर्म्स में। भाई रीजन ये है ना कि जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं ना, तो एक तो हम प्लान करके करते हैं और चेंजेस हम उस हिसाब से प्रेजेंट करते हैं। भैया आज हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिससे हमको ये पॉलिटिकल कंडीशन पता चला। भाई पहले के टाइम पे ऑर्गेनाइज तो होते नहीं थे, बस हो जाते थे। वो हो जाने के बाद क्या आउटकम होता था वो आपके सामने। एक इंसिडेंट घट गया, ओ इंसिडेंट घट गया, अब ये देखना पड़ेगा भैया इंसिडेंट घटा तो उसमें हुआ क्या, इकोनॉमिकल इंसिडेंट था, अबे नहीं पॉलिटिकल इंसिडेंट था। दोनों चीज देखनी पड़ती है ना। तो यू टुक इन द माइंड, जब हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो भैया पॉलिटी अपने आप आएगी, इकोनॉमी अपने आप आएगी, सोशल बिहेवियर अपने आप आएगा, साथ ही साथ थोड़े बहुत आपको ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे। तो हिस्ट्री में ये चारों चीजें पैरेलल चलेंगी, ठीक है। तो ये नहीं बोलना कि सब अलग अलग है। ऑलराइट, चलो इसी में नीचे क्या दिया हुआ है आप जब देखोगे, तो इंडिया ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी सेटिंग द स्टेज फॉर द राइज ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट, इट डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश। हमारे ऊपर शासन जब बढ़ गया ना, तो हम भी सोचे कि व्हाई नॉट वी लुक फॉर द फ्रीडम। पहले आपको बता दूं ना, फ्रीडम वर्ड के बारे में ज्यादा जान नहीं रहे थे। आजादी, आजाद होने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है यार बॉस, अगर आपको आजाद होना है तो आपके सर के ऊपर जो बोझ है ना, आप उसको हटा दो। कैसे हटाओगे? ये चढ़ के हमसे जबरदस्ती काम करा है। पहले के टाइम में ना बहुत अलग था, बहुत सीधा आपको बताऊं, पहले के टाइम में अलग इसलिए था ना कि उनका जो कॉन्सेप्ट था वो प्रिटी लेंदी था। किसी भी कीमत पे हमें बहुत ज्यादा परेशान करते थे, शायद हम वो आपको कंडीशन बता नहीं सकते, बट यू कैन चेक ऑन द वर्चुअल वीडियोस ना, सो मेनी चैनल्स आर अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, आइदर यू गो विद द लोकसभा आल्सो चैनल्स। आपको वर्चुअल कंडीशन पता चले कि भारत ने मूवमेंट में कैसे चीजों को फेस किया है। ऑलराइट, बट सारी चीजें तो मैं आपको यही बता दूंगा, वहां दूर तक जाने की जरूरत भी नहीं है, मजा आएगा आपको क्लास में, ठीक है। द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल,
ये कैसे था, कैसे खत्म हुआ? इंडियन सोसाइटी इकोनॉमी विच फ्यूल्स द डिजायर फॉर द इंडिपेंडेंस, खत्म होने तक में क्या क्या ऐसे पॉइंट्स पड़े? भाई आप में ही डालने वाला काम है कि क्या ब्रिटिशर्स की गलती थी कि उनसे हमें जल्दी से आजादी मिल गई, और हमारे क्या अच्छे इनिशिएटिव थे जिनने हमने ब्रिटिशर्स को पुश करके हटा दिया। ऑलराइट, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म आप देखोगे, बहुत सिंपल तरीके से देखना बॉस, और आपको याद भी करना होगा ये कंटेक्स्ट वाला टॉपिक। It traces the emergence of Indian nationalism, highlighting the key events and figures that they contributed to the growth of national movement. The main point of this topic is the national movement. How national movement comes, how the process has been started. नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्र का कोई भी पहला विद्रोह कैसे शुरू हुआ, किस तरीके से शुरू हुआ, कौन सी बात हमें खराब लगी और कौन सा कैरेक्टर उसके लिए इन्वॉल्व था, ये हमें याद रखना होगा। जनरली आपके बोर्ड के बच्चों को क्या ध्यान रखना होता है, राइट? जब आप देखते हो ना कोई नेशनल मूवमेंट की बात होती है, वी कैन टॉक अबाउट द नेशनल मूवमेंट, तो जब नेशनल मूवमेंट की बात करोगे ना, यू हैव टू लर्न अबाउट द कैरेक्टर्स। सबसे पहले तो कैरेक्टर, कौन कौन सा कैरेक्टर उस नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व था। फर्स्ट, सेकंड, यू हैव टू लर्न अबाउट द ईयर कि किस ईयर में उस मूवमेंट का इनिशिएशन हुआ। थर्ड, आपको यह रखना पड़ेगा हु इज द मेंटोर या हु इज द हेड ऑफ द पर्टिकुलर नेशनल मूवमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बता दूं, पहले मूवमेंट्स होते थे, नेशनली मूवमेंट्स। जब मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे तो ये नहीं पता होता था कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। जब सक्सेसफुल हो जाता था, इट्स गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस इज द नेशनल मूवमेंट एंड स्टार्टेड बाय द नेशनल लीडर या नेशनल सोशल लीडर, दैट इज XYZ। आप कुछ भी ले लो, महात्मा गांधी या ज्योतिराव फुले या PR अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू, आप किसी को भी टुगेदर इनिशिएटिव। बट नेशनल मूवमेंट का ओरिजिन जब पढ़ा जाता है ना, तो सबसे पहले द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच टुक्स इन द हिस्ट्री, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा होगा। ऑलराइट, वहां से ही था। लेकिन जब नेशनलिज्म की बात होती है ना, तो नेशनल मूवमेंट ना थोड़े सोशल लीडर्स की बात आती है। सोशल लीडर्स का मतलब कहीं से ही लीडर्स बिलोंग करते होंगे। क्या तो कोई पार्टी है? बिल्कुल एब्सोल्युटली है भाई। पार्टी नहीं थी तो कहां थी? एक सरफडम पे सारे लोग बैठ जाते थे, एक बेंच पे सब बैठते थे और डिसाइड करते थे, अरे यार ब्रिटिश ने बड़े कानून बना रखे, कब तक इनके ये सियापे हम सहते रहेंगे, बहुत तकलीफ हो रही है हमें, तो इस तकलीफ को तो दूर करना पड़ेगा ना, कैसे करें? सो दे मेक द लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशंस टू टेक द प्रॉब्लम एट रिजॉल्व। उन्हीं का नाम बाद में आपको नेशनल मूवमेंट दे दिया गया। वहां पे बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स वो डिस्कस होते थे। कोई मूवमेंट वैसे ये लोग ऐसा नहीं कि आज मन बना भाई कल मूवमेंट करना है, कल निकल पड़े, नहीं, दे मेक अ प्रॉपर प्रोसेस। सोचते थे, डिस्कस करते थे, किस गवर्नमेंट के किस पॉलिसीज के खिलाफ हमें क्या बोलना है। पढ़े लिखे होते थे ना, तो बड़े वाइड तरीके से इस बात को सोचते थे। ठीक है, आपको मैंने यहां पे टिक कराया द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट, आपको अपने आंसर की पॉइंट में याद रखना है और आपको दिमाग में फिक्स करना है। एंड दिस इंक्लूड्स द रोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहीं पे आपको एक पुरानी पार्टी के बारे में पता चलता है, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1808, जब इसके बारे में आप पढ़ोगे ना 1808, तो इस कांग्रेस पार्टी की हिस्ट्री के बारे में, दैट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो कभी इसको बाद में कवर करेंगे। लेकिन आपको इनिशिएशन बता दूं कि भैया कांग्रेस के बारे में ना, सबसे पुरानी पार्टी, द लीडर्स दोज हु बिलोंग्स टू दिस कांग्रेस पार्टी ना, दे आर द गुड सर्वेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। छोड़ के इस पार्टी आके इसको बनाई थी। पहले ब्रिटिशर्स को समझा, फिर ब्रिटिशर्स की ही लगाई, किस तरीके से वो एजेंडा ये बैठ के डिसाइड करते थे। ठीक है, और आपका सबसे नीचे मेजर मूवमेंट स्ट्रगल्स, जो आपको ये सारे रटने पड़ेंगे भैया। ये सबसे बड़ा की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी नहीं भूलिएगा, इसको सीखना है आपको। मेजर मूवमेंट सीखिए, ताकि चाय पीते हुए, घर में बैठे हुए, पेरेंट्स से कभी किसी से बात हो, डिस्कस हो तो कुछ बोल सके। ये जरूरी नहीं कि आपको डेट याद रखने की जरूरत है, बट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बहुत सारे की ट्रिक्स बताऊंगा ना, कितनी जल्दी आप याद रख सकते हो। 1909, 1906, 1905, आई मीन 1905, 1906, 1909, 1919, 1935, 1939, all right, 1931, 1942, lots of movements and missions are there in this introductory form. आपको याद कैसे रखना है उसका की पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। फिगर जो मैं आपको ये फिगर आउट कर रहा हूं ना, ये फिक्स्ड हो कि हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा, तो भैया नेशनल मूवमेंट इंडिया के अंदर प्रेशर किसका था? ब्रिटिशर्स का था। तो नेशनल मूवमेंट का पहला लीडर कौन था, किस ईयर में हुआ, ये आपको फिक्स आउट करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, मूव टू द नेक्स्ट, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब अभी देखिए, हाल ही मैंने आपको बताया था मेजर मूवमेंट, ये बहुत लेटर ऑन बड़ा है ना, इसको बहुत आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फिक्स्ड है। आधी हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन है, आपको मॉडर्न हिस्ट्री बोली जाती है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का इतिहास वो आपको यही मिलेगा, तो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद भी। ठीक है ना, तो इसके बाद हम फिर कवर करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे। इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है हमारा। तो क्या था कि रोल ऑफ लीडर्स एंड आइडियोलॉजीज, जितने लीडर्स थे ना,
जितने लीडर्स है उन्होंने अपने कितने बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू से, आज की भाषा में पॉइंट ऑफ पॉप बोला जाता है, भाई तेरा पॉप क्या है, तेरी सेटिंग से मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा ये देखते हैं। तो कितना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था ना, यानी कितनी उनकी स्टैंडर्ड आइडियोलॉजी थी, एग्जाम में आप आइडियोलॉजी लिखोगे, कितनी अच्छी उनकी सेट ऑफ स्टैंडर्ड आइडियोलॉजी थी ना, जिसके चलते उन्होंने ब्रिटिशर्स को पुट डाउन कर दिया कि यू शुड लीव द इंडिया ऑन डिनाइड कंडीशंस, यू शुड लीव द इंडिया ऑन दीज एक्सेप्टेड डिनाइड कंडीशंस। आपको मानना ही पड़ेगा, बट हम आपकी हर चीजें मानेंगे नहीं। उन्हीं के पीछे देयर वाज अ लॉट ऑफ मूवमेंट हैज बीन हैपन, उन्हीं के पीछे लॉट ऑफ मूवमेंट्स हैज बीन हैपन। क्या था ना, घर के चारों तरफ जब शिकारी बढ़ जाते हैं ना तो आपको भगाना पड़ता है, और भगाने के लिए ना आपको घर से खुद बाहर निकलना पड़ता है। ऑलराइट, जब ढेर सारे शिकारी आपको घेर लेंगे ना तो बैठे बैठे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको निकलना पड़ेगा। तो निकलने के लिए टुक अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव। तो सीधी सी बात है, यही तो पूछा था पहले कौन निकला, सेम उसी टाइम पे ना पहले कौन से लीडर थे हु टुक द इनिशिएटिव फॉर दिस। और पहले लीडर्स को ना उसके बहुत बेहतरीन आइडियाज और कॉन्सेप्ट से जाना जाता था। बहुत सिंपल सी बात है, आप किसी को भी उसके कैरेक्टर को जब आप देखोगे ना, उसके आइडिया और उसके कॉन्सेप्ट से उसको जज करोगे। ऑलराइट, उसके आइडिया उसके कॉन्सेप्ट से, ऑलराइट, देन उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। द प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, आगे इनके बारे में डिटेल में ऑप्शन हमें मिलेगा ना, तो वी एब्सोल्युटली लर्न अबाउट दैट। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र Bose, others are discussed along with the ideology and contributions. The chapter examines how Gandhi's principle in the Satyagraha and the non-violence became the central and the nationalist struggle. वैसे गांधी जी का ये वाला स्ट्रगल बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, उसके बाद गोल अचीविंग वाला टारगेट सेट हो गया था। बट रीजन बताऊं, there was the eminent contribution of a lot of members which name has not been mentioned here. उनका भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था, वो आपको डिफरेंट स्ट्रगल्स में मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, और आपको फिक्स करना अपने दिमाग। Alright, impact and the legacy. The chapter includes by assessing the impact of these movements, Indians and society and eventual achievements in independence in 1947. बाद में इन सारे कहानियों के बाद भारत को स्वतंत्रता मिल ही जाती है आखिरकार, इंडिपेंडेंस इन 1947। तो शुरू करते हैं, क्या सत्याग्रह था, क्या मूवमेंट था, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि ये सारी चीजें होने ही पड़ गई, बिना इनके हुए हमें आजादी मिल ही नहीं सकती थी, क्या हम ऐसे सोच पाते हैं? देखो, लेट मी टॉक अबाउट द थिंग। इसको शुरू करने से पहले जब हम फ्रीडम के बारे में बात करते हैं तो आज़ादी क्या होती है? आप कैसे आज़ादी के बारे में सोचते हो? आप प्रेजेंटली आप किसी भी एक्शन को जो मूव करते हो, यार ये मेरा मन है, भाई मेरा मन, भाई ये मैंने सोच लिया, ये चीज़ें मुझे नहीं करनी, यार कोई करा नहीं सकता मुझसे। ये जो कोई नहीं करा पाने बाद है ना, यू टॉकिंग वेरी फ्रीक्वेंटली फ्रीडम पॉइंट से, यार ये मेरी आज़ादी, यार भाई कौन रोक लेगा? पहले के टाइम पे ये नहीं था। देयर वाज द एमिनेंट बर्डन। हम ये सोच ही नहीं पाते थे कि हम किसी के कब्जे में हैं, और जब तक हम सोच पाए तब तक rigorously they tortured us around 100 years they tortured us, जब तक हम सोच पाते। बहरहाल हमने फिर भी सोचा, आज ही आजादी तो हमने पाई ही, माफ करिएगा, आजादी तो हमने पाई ही, कितने भी टॉर्चर सहने के बाद। मूवमेंट भले ही ना समझ में आया हो पहले, लेकिन लीडर्स को एहसास हो गया था कि बिना आवाज उठाए हमें आजादी नहीं मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं। राइट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 3 टॉपिक मैंने एक साथ इसमें लिया एंड कॉन्सेप्चुअली हम इसको बहुत आराम से समझेंगे एंड साथ ही साथ आपकी बोर्ड ऑफ पॉइंट से भी समझेंगे कि बोर्ड ऑफ पॉइंट्स कैसे पिक करता है एंड एमसीक्यूज कैसे पिक करता है एंड आप इसमें अपने बहुत सीक्वेंस साइज नोट्स कैसे बना सकते हो, विच इज वेरी इफेक्टिव फॉर यू टू एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ स्केल। ऑलराइट, लेकिन स्टार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म द कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जो की पॉइंट्स आपको बता रहा हूं ना, वो साथ ही साथ आप कॉपी पे नोट करते चलना, अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मन करे तो आप इस वीडियो को 2 3 4 बार, जितनी बार मन करे आप रिपीट करके देखना, बट की पॉइंट्स पहले अंडरलाइन कर लो, तब आगे क्लियर होगा। सबसे पहले इस टॉपिक में ना आपको कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ये आपको अंडरलाइन करना होगा, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। Next, due to colonialism, many different groups shared bonds together, which were forced by the Congress under the महात्मा गांधी। इस टॉपिक से हमें 3 चीजें समझनी है, इस टॉपिक से हमें 3 चीजें, ठीक है, साथ में समझते चलेंगे। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। मैंने आपको नेशनलिज्म के बारे में बताया। मॉडर्न नेशनलिज्म का मतलब मूवमेंट, आपने कैसे कैसे मूवमेंट बनाए। ठीक है, जब आप आंसर्स लिखोगे ना, कैसे कैसे मूवमेंट्स बनाए जहां से आप किसके बारे में सोच सकते, इंडिपेंडेंस, जहां से आप, इंडिपेंडेंस एक स्टैंडर्ड वर्ड है, इसकी नीचे का मैं लिख देता हूं, फ्रीडम।
फ्रीडम के बारे में आप इस थॉट को सोच पाते हो। यू जस्ट थिंक अबाउट दिस थॉट कि फ्रीडम कैसे होगी और इंडिपेंडेंस की राह कैसी हो सकती है। दिस इज द पार्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, राइट, इज कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, एंटी का मतलब सीधी सी बात है यार, किसी के अगेंस्ट जाना, किसी के बिल्कुल अगेंस्ट जाना। अगर आप एंटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो ना, देयर वाज द कॉलोनियल मूवमेंट हैज बीन गिवन। कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कॉलोनीज जो किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस ने बनाई हो, दैट इज बाय द ब्रिटिशर्स, दैट इज बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को बड़े हिसाब से रहना पसंद था, तो अपने स्ट्रक्चर में रहने के लिए दे प्रिपेयर द कॉलोनीज। आप जब जहां पे रहते हो ना, आसपास जो सोसाइटी देखते हो, भाई मैं सोसाइटी में रहता हूँ, इस कॉलोनी में रहता हूँ, वो बहुत सीक्वेंस में बनाई गई है यार, बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप कभी देखोगे ना, तो एलडीए ने बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया कि आप इस हिसाब से रखोगे तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को हम मैनेज कर पाएंगे, जिसकी कपल ऑफ काउंटिंग्स भी होती है, नंबर ऑफ पीपल्स की भी काउंटिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के बारे में भी देखा जाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में भी देखा जाता है। लेकिन जब पहले के टाइम में आप कंपेयर करोगे ना, जब ब्रिटिश ने शासन किया था, ब्रिटिश हैज मेक द कॉलोनीज फॉर देयर ओन चैनल ऑफ ऑपरेशंस, अपने चैनल ऑफ ऑपरेशंस के लिए बनाया था। लेकिन जब अपने लिए बनाएंगे तो दूसरे को वो बात पसंद आए या ना आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो भारतीयों ने ये चीज महसूस करी कि ये हमारे हिसाब से नहीं है, इसलिए जो उनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ ना, दैट इज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ऑलराइट भाई, तुमने अपने हिसाब से बनाया, जरूरी नहीं कि हमें पसंद आए। सो इसमें एक वर्ड है ड्यू टू कॉलोनिज्म, मैंने आपको बता दिया, मेनी डिफरेंट ग्रुप्स हैव शेयर्ड। तो जब देखा कि कांग्रेस टुक द इनिशिएटिव, कांग्रेस के बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, बट जब ये पार्टी फॉर्म हो गए थे ना, पार्टी के मूवमेंट आप समझते रहो, जब ये पार्टी फॉर्म हो गए थे ना, दे टुक द इनिशिएटिव, दे टुक द इनिशिएटिव। यार एक काम करते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा सोशल लीडर थे, इसमें बहुत ज्यादा सोशल लीडर थे जिन्हें ये चीजें अवेयर होने लगी थी, जिन्हें ये चीजें अवेयर होने लगी थी कि हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। कांग्रेस तो बाद में बन के बहुत बड़ी सामने आई, क्योंकि ब्रिटिश का भी एक एक्स एम्प्लॉय छोड़ के उसने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। बहरहाल, तो उसने जाके बताया महात्मा गांधी जी को कि सर ये चीजें ठीक नहीं चल रही है, हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए। सेकंड, उसी टाइम पे आपको एक पीरियड बता दूं, द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द ईयर्स आफ्टर 1919, इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये सारी चीजें थोड़ी सी वाइड अलग है। इससे पहले मैं आपको कहानी बता दूं, मैं आपको कहानी इनिशिएट करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे करता हूं, यहीं पे करता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, पहले क्या था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, मैं आपको बता दूं। वर्ल्ड वॉर में ना आपको ये मैकेनिज्म में बिहाइंड द स्क्रीन होता है ना, स्टोरी वैसे क्लियर कर देता हूं। पहले क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द टाइम पीरियड इज 1913 टू 1918। कई जगह आपको हिस्ट्री में 1914 से 1919 में मिलेगा, यू कैन वेरी एज पर द डेटा, दैट्स नॉट एन इशू, यू कैन वेरी एज पर द डेटा। मैं आपको बताता हूं, ब्रिटिशर्स का कुछ ट्रुप यहां भी इन्वॉल्व था, ब्रिटिशर्स का कुछ ट्रुप, यानी ब्रिटिशर्स ना कुछ यहां भी इन्वॉल्व थे। इस टाइम पे सबसे बड़ा लूप क्या होता है ना, दे गेटिंग फ्लॉप्ड इन द इकोनॉमी, दे गेटिंग फ्लॉप्ड इन द इकोनॉमी। अगर वर्ल्ड लेवल पे आप देखोगे, दे गेटिंग फ्लॉप्ड इन द इकोनॉमी। तो होता क्या है कि इधर ब्रिटिशर्स अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस को संभालने के लिए परेशान होते हैं। भारत में ठीक इसी समय पे 1909 के बाद देयर वाज द चैनलाइज ऑफ मूवमेंट हैज बीन प्लान। तो मूवमेंट प्लान होना शुरू हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मूवमेंट प्लान होना, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मूवमेंट्स प्लान होना शुरू हो गए। यार एक काम करते हैं, ब्रिटिशर्स कहीं तो बिजी हैं, हमारे यहां से चीजें कहीं और ले जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ तो बात है। ठीक है, पहले के बारे में इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, रेडियो और न्यूज़पेपर से पता चल जाता था, लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने भी इसको बंद करा दिया था अपने कानून संहिता के हिसाब से। लेकिन तब तक जो बहुत विश्व की खबरें थी ना, वो लोगों को पता चल जाती थी, और सोशल लीडर्स तो वैसे ही बहुत सारे एक्टिव होते थे। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। थोड़ा सा मैंने आपको बताया, सेम ऐसा आपको ब्रूटल इंपैक्ट ना सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी मिलेगा। ठीक है, जहां पे कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट आपको मिलेगी, बट बहरहाल मैं आपको कुछ बेसिक्स यहां पे बता दूं। तो इसके बाद क्या होता है ना, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी ना थोड़ी सी हिल जाती है। भाई सभी को युद्ध में लगा दोगे तो ये जितने आउटकम्स आएंगे वो झेलेगा कौन, झेलना तो सभी को पड़ेगा ना। अब आउटकम झेलने के लिए आपको रिसोर्सेज से फुलफिल करना होगा, तो आप कैसे फुलफिल करोगे, जहां पे रह रहे हो अपने अकॉर्डिंग, वहां से रिसोर्सेज ले जाके आप अपने ओन कंट्री में यूज करोगे। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑल्सो ऑब्जेक्शन, भाई हमारे यहां की चीज आप ले कैसे जा सकते हो। ऑलराइट, चलो बैक टू द स्लाइड, वी कैन अंडरस्टैंड। यस, तो यहां पे क्या था
कि देखा द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, यानी आर्थिक हिसाब से भी चीजें बदल रही थी, पॉलिटिकल हिसाब से भी चीजें बदलने वाली थी। देखते हैं ईयर 1919 इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द प्राइसेस ऑफ द कस्टम ड्यूटीज वर डबल्ड बिटवीन 1913 टू 19 व्हिच लेड टू द वेरी डिफिकल्टी लाइफ फॉर द कॉमन पीपल। ये आपके भारत के बारे में भी है, क्या आपके भारत के बारे में भी है। उनको चीजों पे ज्यादा पैसा अर्न करना था, वहां की भरपाई के लिए वो यहां से कमाई कर रहे थे, वहां की भरपाई के लिए वो यहां से कमाई कर रहे थे। The second, in 1918-19 crops failed in India, resulting a shortage of a food accompanied by an influenza epidemic। ये एक बीच में भारत में एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा आ गया था जिसको भारत कंट्रोल नहीं कर पाया था, क्योंकि भारत में किसी सरकार का शासन नहीं था, शासन ब्रिटिश सरकार का था। अगर उसे लगता तो वो दवाइयां मुहैया करे थी, उसे नहीं लगता तो उसने दवाइयां को मुहैया ही नहीं कराया, कोई दवाई नहीं इस्तेमाल करी, छोड़ दिया ऐसे ही मरने के लिए। खैर, it's a bad phase which we have faced in our Indian complete nationalism system. Anyways, at this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. मैं आपको बहुत standard national movements का process बता रहा हूँ. Why Britishers took this kind of initiative and how other social leaders becomes active. This is the gap. This is the gap. इसका benefit उन लोगों ने उठाया. Exactly आपको बता दूं इसका benefit उन लोगों ने उठाया. ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, अब जब मैं आपको बता दूं, इसमें मैं जैसे खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन के बारे में दिया, तो मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको इनिशिएटिव क्लियर कर दिया ना, ये बेसिक उसके इंपैक्ट थे, ये बेसिक उसके इंपैक्ट से। आगे आपको बताऊंगा खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन ये कैसे कैसे 1939 और कैसे 1942 में आया, इसके इंपैक्ट भी जब हम कोलार्स करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, आगे की तरफ बढ़ते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब सबसे बड़ी बात देखिए, टाइम पीरियड बहुत ध्यान रखिएगा, सारी कहानी 19 में शुरू हुई है और 19 वाले में ही खत्म हुई है, 19 में शुरू हुई है, 19 वाले में ही खत्म हुई है। 1857 रिवोल्ट को फ्लॉप माना गया था। 1857 में जो फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ सत्याग्रह था, द फर्स्ट रिवोल्ट था, वो फ्लॉप माना गया था। दैट इज कंप्लीटली फ्लॉप। उसको ब्रिटिशर्स ने दबा दिया था, मंगल पांडे जी को किनारे लगा दिया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने दबा दिया था, मंगल पांडे को किनारे लगा दिया था, तो वो फ्लॉप है, इसलिए उसको इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ज्यादा गिना भी नहीं जाता। ठीक है, चलो, द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह। ऑलराइट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह में आप देखेंगे कि ये आइडिया सत्याग्रह का कहां से आया। बहुत सिंपल सी बात है, कोई तो सोशल लीडर होगा जिसने सोचा होगा, कोई तो सोशल लीडर होगा जिसने सोचा होगा कि अब ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यस, ही वॉज द आइकॉनिक मैन ऑन दैट टाइम, ही वॉज द आइकॉनिक मैन ऑन दैट टाइम। ये उसकी टीम है, वैसे मैं आपको बता दूं थोड़ी पॉलिटिकल भाषा में, ये उसकी टीम है, ये उसकी कैबिनेट है, आज तो कैबिनेट हो गई। ही वॉज द आइकॉनिक मैन हु टुक द इनिशिएटिव, लेकिन ये अपने आप को किसी भी पार्टी का लीडर नहीं बताते थे। इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्रिलियंट। जब आप इनकी फिलोसफी पढ़ोगे ना, दैट इज एट पार। He did some mistakes on the point of view, he did some mistakes on the point of view, but वो सही नहीं कह सकते। सबका अपना POV है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तुम कुछ और सोचते हो, मैं कुछ और सोचता हूँ, दुनिया कुछ और सोचती है, ये भी तो कुछ और सोचते थे, कुछ और सोचा तो उसी का नतीजा ये है। अगर वो ये ना सोचते तो हम यहाँ ना होते। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। चलो, ये वाले टॉपिक को कवर करते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वहां पे वैसे वो लॉ की पढ़ाई करके बैरिस्ट्री की जॉब वहां पे कर रहे थे, एंड स्टार्टेड अ मूवमेंट अबाउट द सत्याग्रह। बीच में कुछ लाइन गायब है, बट मैं आपको बता दूं क्योंकि आपको टॉपिक के बेसिस से बहुत पोलाइट रहना है। यहाँ पे वो जब 1915 में आया, ये याद रखो, महात्मा गांधी की इनिशिएशन इन इंडिया, महात्मा गांधी का इनिशिएशन इन इंडिया इन 1915, महात्मा गांधी का इनिशिएशन इन इंडिया इन 1915, ये आपको याद रखना है। ही रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, पूछा जाता है अक्सर वो कहां से आए थे, रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, एंड स्टार्टेड द मूवमेंट सत्याग्रह। पहला सत्याग्रह के बारे में बात की जाती है, पहला सत्याग्रह के बारे में बात की जाती है तो महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी। सत्याग्रह एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ। ये कहने की बात थी कि सच के विश्वास के बारे में वो तलाश कर रहे थे, लेकिन वो उस सच की तलाश कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स उनसे क्या झूठ बोल रहे हैं और ये उनसे कौन से सच की डिमांड कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी, द पीपल कैन विन अ बैटल विद द नॉन वायलेंस। इनका कहना यह था कि इन्होंने जब प्रचार किया तो कहा लड़ाई झगड़े के बिना वायलेंस पे भी हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। अगर ये युद्ध बहुत बड़ा हुआ तब भी जीत हमारी होगी, कि लोग हमारे साथ बहुत हो सकते हैं जो बिना वायलेंस के भी इस युद्ध को जिता सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आगे जब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे ना तो आपको एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दो ग्रुप आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत चैलेंजेस मिलेंगे कि एक्सट्रीम की कुछ और सोचती, मॉडर्न की कुछ और सोचती, ये लोग उसमें जाके बढ़ जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट पहले आप सिर्फ एज ए लीडर फॉर्म समझो, ऑलराइट, एंड विल
यूनाइट ऑल इंडियंस इन ट्रैवल टू द चंपारण इन द बिहार, ये भी पूछता है कि चंपारण कहाँ बिलोंग करता है, चंपारण इन द बिहार, टू इंस्पायर द पीजेंट्स। पहला 1917 में पहले चंपारण बिहार में पीजेंट सत्याग्रह के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया। 1915 में वो आए, 1917 में दे टुक द इनिशिएटिव फॉर द पीजेंट्स चंपारण इन बिहार टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो यहां पे आपको बता दूं नील की खेती डिस्क्राइब मैंने लिखा है, आगे आपको कभी समझ में आ जाएगा। इंडिगो की खेती के लिए नील की खेती। सो ऑप्रेसिव द प्लांटेशन सिस्टम इन द सेम ईयर ही ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। दो एरिया आपको याद रखना है, ठीक है, दो एरिया आपको याद रखना है, बिहार का चंपारण और खेड़ा, आपको खेड़ा गुजरात का, ये आपको बहुत जरूरी है क्योंकि महात्मा गांधी का मतलब दो इनिशिएटिव्स उनके सबसे पहले यही थे, ठीक है। इन 1918 महात्मा गांधी सेंट टू द अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स्ट द कॉटन मिल वर्कर्स। तीसरा गुजरात का अहमदाबाद। ऑलराइट, तो अभी हम क्लास को यहीं रोकते हैं।